नमस्कार दर्शकों, जेके प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे कहीं ना कहीं सुर्खियों में बना रहता है। हल्की सी बूंदाबांदी भी हो तो ये हाईवे बंद हो जाता है और ये बैकबोन माना जाता है कि कहीं ना कहीं जम्मू और श्रीनगर को इससे जोड़ा जाता है। लेकिन अब आपको बताते चले, जिस तरीके से भूस्खलन के चलते करीब 150 मीटर हाईवे बह गया है, दब गया है और अंदाजा लगाएं कि करीब 25 से 30 मीटर गहराई खाई वहां पर बन गई है, तो अब कम से कम 3 से 4 दिन तो लगेंगे ही लगेंगे इसको दुरुस्त करने में। लेकिन सवाल ये उठता है कि कब तक ऐसा चलेगा। अधिकारियों की माने तो सेवाओं के लिए उस ओर जो लोग फंसे हुए इस ओर पैदल आ सकते हैं और यहां से बसेस हैं, और इस ओर रामबन में फंसे लोगों को अगर दूसरी ओर जाना है, कश्मीर की तरफ जाना है, तो उनको भी पैदल वहां तक चलना पड़ेगा। उसके आगे बसेस होंगी। लेकिन चिंता का विषय है कि हाईवे बार बार बंद हो जाता है। तो 15 दिन लग जाएगा। काफ़ी बड़ा ये लैंडस्लाइड जैसा आया है, जिसकी वजह से पूरी रोड बह गई है और ऑलमोस्ट आप देख रहे हैं हमारे पीछे 150 से 200 मीटर का पैच जो है रोड का गायब हो चुका है। इसको पूरा नए से बनाना पड़ेगा और डेप्थ भी बहुत ज़्यादा है। तकरीबन 25-30 मीटर की डेप्थ है, उसकी वॉल इनको क्रिएट करनी है, जो काम शुरू हो गया है। तो नेशनल हाईवे से जो मैंने बात की है अथॉरिटी से, उन्होंने मुझे बताया है कि असेसमेंट की जा रही है और तकरीबन 2 दिन तो मिनिमम इसमें अभी लगेंगे। वेदर को भी हमें मद्देनज़र रखना है, तो प्रोबेबली इट कुड बी अ थर्ड डे ऑल्सो, बट दे आर डूइंग देयर बेस्ट। राउंड द क्लॉक यहाँ पे काम चलेगा। इन द मीन टाइम जो पैसेंजर स्ट्रैंडेड हैं उनके लिए हमने एक सर्विस स्टार्ट करा दी है। दे कैन वॉक अक्रॉस, थोड़ा सा टफ है, लिटिल बिट ऑफ अ ट्रैक, लेकिन वो पार हो सकते हैं। और इस तरफ भी और दूसरी तरफ भी हमने बसेस सर्विस लगा रखी हैं ताकि लोग फिर वॉक करके अपने अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच सकें। अर्ली मॉर्निंग 6 o'clock से टिल इन द इवनिंग अबाउट 7-7:30 तक ये सर्विस यहाँ हम अवेलेबल रखेंगे। जो हमारे ट्रांसपोर्ट के ऑफिसर हैं उनको हमने बोल दिया है, उन्होंने अरेंजमेंट रखा हुआ है। बस सर्विस चलेगी इस पॉइंट से रामबन तक, और रामबन के आगे फिर बस सर्विस भी है और सूमोस भी मिल जाती हैं और आपको बाकी व्हीकल्स टवेरा वगैरह भी मिल जाती हैं जो फिर जम्मू आपको ले जाएंगी। तो दर्शकों, इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी नदीम जुड़ चुके हैं सीधे रामबन से। उनकी ओर रुख करेंगे और पूछेंगे केला मोड़ में किस तरीके से। नदीम, क्या लगता है आपको, जो वहां पर हाईवे गिर गया है, धंस गया है, कितना समय लग सकता है? जी बिल्कुल, देखिए विनोद जी, जिस तरह से हम हाईवे की बात करें तो कल शाम देर गए केला मोड़ के मकाम पर जो एरिया धंस गया था हाईवे का, और सुबह हमने वहां पे जब देखा कि रेस्टोरेशन का काम शुरू किया गया। हालांकि ऑफिशियली जहां तक हम बात करें तो ऑफिशियल स्टेटमेंट ये है कि 2 दिन के अंदर हम जो है रेस्टोर कर देंगे हाईवे को। हमने भी खुद देखा, लेकिन जिस रफ्तार से काम हो रहा है और जो स्टेटमेंट ऑफिशियल स्टेटमेंट है उसके बीच काफी ज्यादा गैप हमें देखने को मिल रहा है। क्योंकि जहां 2 दिन के अंदर कहा जा रहा है कि रोड को रेस्टोर किया जाएगा, तो इंक्लूडिंग अगर आज भी हम उसमें करें, क्योंकि 2 दिन आज और कल में, तो कल शाम तक यानी रोड क्लियर हो जाएगी, ऑफिशियली है। लेकिन जब हम देख रहे हैं कि वहां जिस रफ्तार से काम हो रहा है तो कहीं ना उसमें ताखीर हो सकती है। यानी देखिए, अगर उस काम को देखते हुए हम कहें तो 3 से 4 या 4 से 5 दिन का वक्त भी लग सकता है। हालांकि अभी रेस्टोरेशन का काम भी चल रहा है। जहां तक ऑफिशियली हम देखें तो ऑफिशियली ये चीज भी बताई गई है कि जो लोग वहां पे ट्रांसशिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमारा एक वाहिद रास्ता है, जमीनी रास्ता है, जहां पर से वादी कश्मीर की तमाम गाड़ियां आती और जाती हैं। अब ये चीज वहां पे देखा हमने कि ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल रखी गई है, चाहे हम जम्मू से श्रीनगर की तरफ जाने वाले मुसाफिरों की बात करें या फिर श्रीनगर से जम्मू की तरफ मुसाफिरों के जो बात करें, क्योंकि वहां पे दोनों अतराफ में, जहाँ पे ब्रिज डैमेज है उसको दोनों अतराफ में इस वक्त जो है ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल की गई है। वहाँ पे एमबीडी डिपार्टमेंट के आरटीओ रामबन या उनके इंस्पेक्टर्स की बात करें, वो सभी वहाँ पे हमने देखे, जो इस चीज को देख रहे हैं कि क्या ओवर चार्जिंग तो नहीं हो रही है, क्या जो पैसेंजर्स आ रहे हैं, जो लोग आ रहे हैं, क्या मुसाफिरों को वक्त पे गाड़ी मिल रही है या नहीं, इन सब चीजों को देख रहे हैं। लेकिन अभी जिस तरह से ऑफिशियली हम कहें कि हाईवे को अपडेट करने, हाईवे को मेंटेन करने में, रेस्टोर करने में 2 दिन का वक्त लगेगा, और ये किस हद तक बात सही हो सकती है कि कल शाम को ही क्लियर किया जा सकता है
कि क्या 2 दिन में हकीकतन रोड को जो है रेस्टोर किया जाएगा, या फिर उन मुसाफिरों को जो वादी कश्मीर के अंदर है, उन टूरिस्ट को जो कश्मीर के अंदर है, उन्हें और इंतजार करने का, हाईवे को रेस्टोर करने का, और उसके बाद उनको इजाजत मिलेगी आगे बढ़ने की। नदीम, पहले से ही खराब मौसम के चलते हाईवे बंद था, हजारों की तादाद में गाड़ियां फंसी हुई थी। अब यहाँ पे केला मोड़ में हाईवे धंस जाने के बाद कितनी दिक्कतें लोगों को पेश आ रही हैं? जी बिल्कुल विनोद जी, देखिए जिस तरह से हम देखें, क्योंकि दिक्कतों की बात करें तो वो अनगिनत है, और जी। इसमें ये चीज हम क्लियर कर दें। देखिए कि पहले मौसम खराब रहा तो 5 दिन तक हाईवे बंद रहा, फिर जैसे ही रेस्टोर किया गया पार्शली, तो 2 दिन तक हमने स्टैंडर्ड व्हीकल्स को देखा जिन्हें टुवर्ड्स कश्मीर चलने की इजाजत मिली। कल जिस दिन ये एपिसोड हुआ कि हाईवे का कुछ एरिया धंस गया, तो कल जब गाड़ियां चल रही थी और उसके बाद अचानक से, यानी स्मूथली कंप्लीटली कल ही हाईवे पर ट्रैफिक रेस्टोर हुआ था, तो जो गाड़ियां कश्मीर की तरफ थी, जिनको वादी कश्मीर से बाहर जाना था, तो अभी पॉसिबल ही नहीं हो पाया था उन्हें निकलना। थोड़ी बहुत अगर 25% गाड़ियां निकाली थी, लेकिन अभी भी 75% लोग वहां पे हैं, और वो टूरिस्ट जो बर्फ से लुत्फानंदोज होने के लिए वादी कश्मीर पहुंचे थे, अब उनकी वापसी का किस तरह से बंदोबस्त किया जाएगा, क्योंकि अभी वो भी मुश्किलात में है। यानी ये चीज मान लें कि वादी कश्मीर में इस वक्त जो भी लोग हैं वो परेशानी के सिलसिले में मुब्तला है। वहां पे अगर हम एसेंशियल कमोडिटीज की बात करें तो उसकी भी कमी हो सकती है, डीजल और पेट्रोल जैसी जो जरूरी चीजें हैं उनकी वहां पे कमी हो सकती है, एलपीजी की बात करें, कैरोसिन की बात करें, वो सब चीजें। लेकिन उसके साथ साथ वादी कश्मीर के साथ साथ हम रामबन की बात करें तो रामबन के लोगों को भी, जो बानीहाल, नील, खड़ी महू, मंगित, पोगल, परिस्तान से ताल्लुक रखते हैं, वहां पे भी इन चीजों की कमी हो सकती है। और ये वादी कश्मीर या फिर रामबन के उस इलाका के ही लिए नहीं जो कौमी शाहरा के जरिए रामबन से जुड़ता है, उसके अलावा जम्मू में कुछ लोग हैं जो बाहर गए हुए हैं, कुछ जम्मू से भी, यानी आउट ऑफ यूटी जो लोग हैं उनको वापस आना है, तो उनके लिए भी कहीं ना कहीं परेशानियों के अंबार है इस वक्त। अब एडमिनिस्ट्रेशन इन सब से किस तरह से निपटती है ये देखना काफी दिलचस्प होगा, क्योंकि खराब मौसम के दौरान हाईवे तो बंद रहा, लेकिन खुशगवार मौसम में भी कहीं ना कहीं जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है उसकी लापरवाही वजह से हाईवे जो है बंद हो गया। आखिरी सवाल नदी नाव से, कब निजात मिलेगी पब्लिक को? 4 लेनिंग कब कंप्लीट होना है? जी देखिए विनोद जी, जिस तरह से हम बात करें, क्योंकि जब इसका पहले आगाज किया गया था तो प्रोजेक्ट के स्टार्ट में ये चीज कही गई थी कि आपके पास 36 महीने का टाइम है, आप इसको रेस्टोर करें, इसको आप कंप्लीट करें। लेकिन 2015 से आज तक जब हम देख रहे हैं तो अभी तक ये कंप्लीट नहीं हो पाया, क्योंकि इसमें एक्सटेंड हो रहा है टाइम की, नहीं टाइम पीरियड आप इतने टाइम में ले लें, इतने टाइम में ले लें। अगर हम उधमपुर और रामबन के बीच की बात करें तो लगभग 70% काम इस वक्त मुकम्मल हो गया है, 30% बाकी है। लेकिन जो हमारे पास सेंसिटिव स्ट्रेच है, जिसे हम रेड जोन भी कह सकते हैं, वो रामबन और रामसू के बीच का है, रामबन और बानीहाल के बीच का है, जहां पर आए दिन पस्तियां उतरती हैं, चाहे हम खराब मौसम की बात करें, चाहे हम खुशगवार मौसम की बात करें। कल का जो एपिसोड हुआ है वो कहीं ना कहीं केयरलेसनेस रही है इन कंस्ट्रक्शन कंपनीज की, जो जहां पे ब्रिज डैमेज हुआ है उसके साथ में जो वहां पे कंस्ट्रक्शन हो रही है एक पिलर की, और पिलर की जो फाउंडेशन थी उसका जो पिट बनाया जा रहा था, तो उसमें कहीं ना कहीं पानी जमा हुआ है जी, और पानी जमा, जहाँ पिट से जो मलबा निकाला है वो नदी में फेंका गया है, और उसी नदी का पानी जो है डाइवर्ट हुआ है, और उससे कहीं ना कहीं जो सॉइल इरोजन है, मिट्टी का कटाव हुआ है, मिट्टी के कटाव की वजह से ये जो है डैमेज हुआ है। तो कहीं न कहीं एडमिनिस्ट्रेशन को भी इस तरफ देखना चाहिए। हमने देखा है कि अक्सर लोग जो हायर अथॉरिटीज हैं, चाहे वो ट्रैफिक की बात करें, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, वो सब लोग यहाँ पहुंचते हैं और हमेशा यकीन दिलाते हैं कि आने वाले कल में इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जब हम जमीनी हकायक पे देखते हैं तो वो हालात सुधरने के बजाय रोज बरोज बिगड़ते ही जा रहे हैं, और मुख्तलिफ मकामात पर मड स्लाइड, लैंड स्लाइड, शूटिंग स्टोन का सिलसिला देखने को मिलता है। और अब गुज़श्ता 1 साल से हम देख रहे हैं कि अब हाईवे कहीं मकामात पर सिंक भी हो रही है, जिससे मुसाफिरों की परेशानियों में मजीद इजाफा हो जाता है। जी विनोद जी, बहुत बहुत शुक्रिया नदीम, धन्यवाद। दर्शकों, कोविड-19 की वैक्सीन की तैयारी पूरी मुकम्मल हो चुकी है, और पहले ट्रायल के बाद आज दूसरा ट्रायल लिया गया, और आपको बताते चले जीएमसी में इस ट्रायल को लिया गया, और कल या परसों में 2.5 लाख वैक्सीन जम्मू कश्मीर यूटी में पहुंचने वाली है। 1073 जगहों पे इन वैक्सीन का इस्तेमाल किया जाएगा, और पहले दौर में आपको बताते हैं कि पहले दौर में हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के मुलाजमों को लगाया जाएगा, जिनको कोविड का महायोद्धा कहा जाता है। 15 तारीख तक, यानी आज 15 तारीख बिल्कुल नजदीक पहुंच चुके हैं। 15 तक ये वैक्सीन हर सेंटर में पहुंचा दी जाएगी, क्योंकि 16 को खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वैक्सीन को लेकर के आगाज करेंगे। आइए
मॉक ड्रिल का मेन पर्पज़ ये है कि हम अपने जो छोटी मोटी डेफिशिएंसी रहती हैं वो चेक करने के लिए हम एज ए प्रॉपर तरीके से, जैसे कि बेनिफिशरी हमने 25 बेनिफिशरी को सिलेक्ट किया था, उनको वहाँ से एसएमएस आए थे, वो एसएमएस को हमने हर पॉइंट पे चेक किया। जैसे जो एसओपीज़ हैं, मेन गेट पे सिक्योरिटी वाला बंदा रहता है हमारा, उसने उसको चेक करके उसको अंदर भेजा कि हाँ जी आपकी इम्यूनाइजेशन आज है, आप चलिए। सेकंड पॉइंट पे उसने वेरीफाई किया कि हाँ मेरे पास भी रिकॉर्ड है कि आपका एसएमएस है, फिर उसको हमने वेटिंग एरिया में बिठाया। उसके बाद हमने उसको वैक्सीनेट की, फिर हमने उसको 30 मिनट के लिए ऑब्जर्वेशन में बिठाया, क्योंकि जिसको वैक्सीन लगेगी उसको हमने 30 मिनट तक ऑब्जर्व करना है। तो इसलिए भी हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हम ये देखना चाहते हैं कि एक पेशेंट को इस पूरे सर्कल में, एक बेनिफिशरी को पूरे सर्कल में कितना टाइम लगेगा और हम 1 घंटे में कितने लोग कर पाएंगे, और ऐसे ही हमने अगर 100 पर डे करना है तो कितने टाइम में वो फ्री होंगे। और उसके साथ ही हमने वहाँ से एक एग्जिट गेट जो है अलग से बनाया है, वो एग्जिट गेट से वो वहाँ से बाहर चले जाएंगे। तो जो छोटी मोटी डेफिशिएंसी इसमें निकलेंगी वो हम रेक्टिफाई कर रहे हैं। हालांकि अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो बर्ड फ्लू को लेकर के कोई ऐसी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन एहतियातन जम्मू कश्मीर का प्रशासन बहुत ही सतर्कता बरत रहा है। जो मुख्य द्वार लखनपुर है वहीं पे रोक दिया गया है, पाउल्ट्री प्रोडक्ट किसी भी राज्य का जम्मू कश्मीर में नहीं आ रहा है। हालांकि कुछ रोज पहले चीफ मेडिकल ऑफिसर उन्होंने स्पष्ट कर दिया था, जो एनिमल हस्बेंड्री से जुड़े हुए हैं, उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि ऐसा कोई संकेत नहीं है, डरने की बात नहीं है, लेकिन एहतियातन बरता जा रहा है, एहतियात बरती जा रही है और कोशिशें की जा रही हैं। वेटलैंड घराना जो है वहां पर भी कहीं ना कहीं पूरी तैयारियां चौकसी बरती जा रही है, सैंपलिंग की जा रही है, कहीं बाहर से बर्ड फ्लू आसमान के माध्यम से ना आ जाए। प्रोग्राम रिपोर्टिंग गवर्नमेंट को की जा रही है और जगह जगह से सैंपल लिए जा रहे हैं। और यहाँ भी कुछ दिन पहले हमारे जो डायरेक्टर एनिमल हस्बेंड्री और हमारे वाइल्ड लाइफ के जो वार्डन हैं वो अपनी टीम्स लेके आए थे और यहाँ से भी सैंपल लेकर के जो वाइल्ड लाइफ के जो हमारे स्टाफ ने एनिमल हस्बेंड्री को असिस्ट किया था, और जो सैंपल्स हैं वो अब जो टेस्टिंग लेबॉर्ट्री है जलंधर वहाँ भेजे गए हैं, तो उनकी रिपोर्ट अभी एक्सपेक्टेड है 2 दिन के अंदर। क्या सर कोई केस जहाँ पे आया है देखने में जम्मू में? पूरे जम्मू कश्मीर में आपको मैं बताता हूँ कि आइसोलेटेड रिपोर्ट्स हमें मिली हैं परिंदों के मरने की, लेकिन वो लगता है कि नॉर्मल होती हैं, क्योंकि जो इस दुनिया में इस बार आया उसको मरना ही है, और वो कभी कहीं किसी जगह से 1, कहीं 2, कहीं 2-4 भी होते हैं। बट एक थोड़ा उधमपुर में कंसर्न है जहाँ कोई 100 से ज़्यादा एक क्रोज जो हैं, हमारे कौवे जो हैं, वो धार रोड पे एक स्पॉट से मिले हैं, लेकिन उनके सैंपल भेजे हैं। अभी ये कंफर्म नहीं है कि ये फ्लू है या कोई और लोकल वजह है, तो जैसे ही लेबॉर्ट्री से रिपोर्ट आएगी उसके बाद ही जाके कुछ करेंगे। दर्शकों, अगर हम सांबा की बात करें तो सांबा में भी कौवे और पक्षी मरे हुए पाए गए हैं। आइए देखते वहां पर क्या हालात है। इनमें कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। मैं यही बाकी देश में आगे पीछे अगर आउटब्रेक पड़ी है बर्ड फ्लू की, एवियन इन्फ्लुएंजा की आउटब्रेक पड़ी है, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, क्योंकि हमने हमारी स्टेट में बाहर से ड्रेस्ड मिल्क, लाइव बर्ड और अंडे बिल्कुल बैन कर दिए हैं। तो 1, 2 या 4 मार्टेलिटी या 5 मार्टेलिटी हो जाए, मर जाएं, बट इसमें घबराने का कोई चक्कर नहीं है। ये सर्दी के कारण, क्योंकि अनयूजुअल विंटर्स हो रही हैं, बहुत सर्दी हो रही है, कोहरा बड़ा है, ये इससे मर रहे हैं। लेकिन 1, 2, 4 बर्ड मर जाए, 5 बर्ड मर जाएं, उससे घबराने की कोई बात नहीं है। हमारे कंसर्न वाइल्ड लाइफ वालों, हमारे महकमे के बंदे को किसी को बता दो, पैनिक ही नहीं होना है। उसको क्या है, हम दबा देते हैं और लाइम चूना जो होता है, चूना ऊपर बिखेर देते हैं और आगे पीछे चूना डाल देते हैं। दर्शकों, कांग्रेस ने अपनी गतिविधियों को तेज कर दिया है। रजनी पाटिल जो जम्मू कश्मीर मामलों के प्रभारी हैं, वो कैंपिंग किए हुए हैं और यहाँ पर वो डीडीसी के चुनाव जीते हुए लोगों से मुलाकात कर रही हैं, बैठकें ले रही हैं और अपनी रणनीति जो है पार्टी की उससे उनको रूबरू करा रही है। लेकिन आपको बताते चले कि कहीं ना कहीं रजनी पाटिल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी जमात है जो विभाजन की राजनीति करती है, जो बांटने में विश्वास रखती है। उन्होंने ये भी कहा
कि बड़ा खुश हो रहे हैं कि पहले नंबर की पार्टी बनकर ऊपर के आए हैं डीडीसी चुनावों में, लेकिन सदाकत ये है कि 59% वोटिंग पोल इनके फेवर में पड़ा था लोकसभा के चुनावों में, और घट कर के सिर्फ और सिर्फ 34% रह गया। और हमारी जो बात है वो सुनिएगा और फिर उसके ऊपर आप न्याय दिलाइएगा। विदाउट किसी का कानून पास करके उन्होंने, अगर बीजेपी क्लेम करती है कि बहुत ही बड़ा समर्थन उनको मिला है तो सरासर झूठ है, क्योंकि लोकसभा के चुनाव में जिनको 59% वोट शेयर मिला था वो डीडीसी के चुनाव में कम 25% कम होके उनको 34% तक आया है जम्मू प्रोविंस में। तो ये असली हकीकत है, वो छुपा के, वो सिर्फ अपनी पीठ टपा के सब पूरी दुनिया में बोलते हैं कि हमारा प्रथम नंबर आया है और हम ज्यादा वोट शेयर मिल रहा है, लेकिन वो सरासर झूठ है। हमेशा की तरह बीजेपी की डिवीजन पॉलिटिक्स जो उन्होंने दो जमात में हमेशा डिवीजन करके जो करना चाहा वही यहाँ पे भी किया है जम्मू कश्मीर में। और जो कांग्रेस की फिलोसॉफी की आइडियोलॉजी के खिलाफ है, हमने कभी भी ऐसे नहीं किया, उसके आगे भी नहीं करेंगे। हम इंक्लूसिव पॉलिटिक्स पे विश्वास रखते हैं। हमारे नेता सोनिया जी, राहुल जी, हम हमेशा सबको साथ ले जाने का इरादा रखते हैं और उसी के तहत नुकसान भी हो जाए तो हम सबको साथ लेके जाएंगे। तो हमने कभी भी ऐसे नहीं किया और इसलिए चाहे कांग्रेस का नुकसान भी हो गया तो भी हम कभी भी इस तरह से राजनीति नहीं खेली है। तो वेल दर्शकों, जिस तरीके से सीधा सीधा निशाना कांग्रेस ने साधा, रजनी पाटिल जम्मू कश्मीर मामलों की प्रभारी हैं, उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी विभाजन की राजनीति करती है। तो हम बनता है कि भारतीय जनता पार्टी से भी पूछा जाए। सीधे फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन डॉक्टर ताहिर चौधरी। डॉक्टर ताहिर, रजनी पाटिल जो जम्मू कश्मीर मामलों की प्रभारी हैं कांग्रेस की, उनका ये आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी जोड़ तोड़ की राजनीति करती है, विभाजन की राजनीति करती है। क्या कहेंगे आप? देखिए, इस टाइम पे उनकी कांग्रेस की प्रभारी के इस तरह का बयान देना बेबुनियाद सा बयान है। विनोद जी, हंसी आती है कांग्रेस के हालात पे और उनके बयानों पे। उनको इस चीज की समझ होनी चाहिए कि 7 पार्टियां इकट्ठे होके एक तरफ से इलेक्शन लड़ रही थी, एक अलायंस बना लिया था जिसको हमने कहा गुपकार गैंग है, और हमने अगर गैंग भी कहा तो कुछ छोटी बात नहीं की। कांग्रेस ने कभी उनसे हाथ मिलाया, कभी एक स्टेप के पीछे हो गए। ये सोचते ही रहे कि गुपकार गैंग के साथ हाथ मिलाएं या बाहर रहें, और जब बाद में रिजल्ट आता है तो बाद में इनका गोलमोल जवाब आता है कि हम गुपकार गैंग अलायंस का हिस्सा थे। ये एक बड़ी मजे की बात। और इतना जोर लगाने के बाद पूरे जम्मू कश्मीर के बाद इन पॉलिटिकल पार्टीज ने जैसे कैसे इन्होंने इलेक्शन लड़ी है, और जो रिजल्ट आए हैं वो हमारे हक में आए हैं। हमने 75 सीट्स हमने जीती हैं, 3 वैली में और बाकी यहाँ पे। और आने वाले टाइम पे आपको मैक्सिमम जगह से जो खुशखबरी आएगी, चेयरमैन हमारे बनेंगे और बहुत कुछ आपको अच्छी खबरें नजर आएंगी आने वाले दिनों में। आप इंतजार कीजिए। और ये पार्टियां अंदर से पूरी तरह से परेशान है, चाहे आप रीजनल पार्टीज की बात करो चाहे कांग्रेस की करो। और इन्होंने बहुत कुछ किया, बहुत कुछ देखा, और अवाम ने इनको जवाब जो दिया है इनको उस जवाब की समझ आ चुकी हुई है। आने वाले टाइम पे कांग्रेस को पूरे हिंदुस्तान में अंधेरा नजर आ रहा है, और इस टाइम पे कहीं ना कहीं रोशनी ढूंढने के लिए इस तरह के बयान देके ये जम्मू कश्मीर के अवाम को और पूरे देश के अवाम को गुमराह नहीं कर सकते। क्योंकि 70 साल में जो कांग्रेस ने देश के साथ जो हालात देश के बनाए, देश को दिखाया, कुछ किया, वो सब देश की जनता जान चुकी हुई है। और देश की 135 करोड़ जनता को माननीय प्रधानमंत्री साहब और उनकी टीम के ऊपर इस चीज का उनको गर्व है कि प्रधानमंत्री साहब जो चीज कहते हैं और वो करते हैं। और आने वाले टाइम पे भी भारतीय जनता पार्टी देश के अवाम से 135 करोड़ जनता से जो वादे करेगी वो हम पूरे करेंगे। जो चीजें हमने डॉक्टर साहब आपने कहा कि आने वाले दिनों में बड़ी खुशी मिलेगी, बहुत सारी जगहों पे आपके डीडीसी के चेयरमैन मिलेंगे। यहाँ पर आपका बहुमत नहीं है, क्या वहाँ पे आप खरीद फरोख्त की कोशिश करेंगे? क्योंकि इस तरह के आरोप लगते भी हैं यहाँ पर। नहीं, देखिए, हम खरीद फरोख्त करने वाले लोग नहीं है जी। मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, रीजनल पार्टीज हैं, अपने लोगों को संभाल के रखना चाहिए। अगर कोई हमारे घर में आना चाहता है अपनी मर्जी से तो भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे सबके लिए खुले हैं, उनका हम वेलकम करेंगे। बहुत सारे इनके जो लीडर्स हैं जिनकी सोच बदल रही है आहिस्ता आहिस्ता, तो देश की तरक्की के लिए सोच रहे हैं, उनका कहीं ना कहीं रुझान हमारे साथ जुड़ रहा है, उनके दिल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इस चीज का इन पार्टीज को एहसास है और कहीं ना कहीं ये पार्टियां इसलिए डगमगा रही हैं। अभी आपने रिसेंट
ये भी बयान में एक सुना होगा कि उमर साहब ने ये कहा कि मैं सोच रहा हूँ कि आने वाले टाइम पे मैं पॉलिटिक्स छोड़ दूं, क्योंकि ये लोग जानते हैं जो हालात हिंदुस्तान में इन लोगों ने बनाए, जम्मू कश्मीर के अवाम को गुमराह किया, ये चीजें इनके सामने आ चुकी हुई हैं और ये लोग बहुत शॉर्ट पीरियड में मेरे लगता है आहिस्ता आहिस्ता बैकफुट पे हो जाएंगे। और जो एक लेकिन डॉक्टर साहब ये इसलिए आप राजनीति छोड़ने की बात कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी उनको राजनीति करने ही नहीं देती है। कभी उनका ये आरोप है, कभी एनआईए से डराया जाता है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट से डराया जाता है, सीआईके से डराया जाता है, यानी डराने के लिए आपके पास इतने ज्यादा हथियार हैं। देखिए विनोद जी, इन लोगों ने जो जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ, जम्मू कश्मीर के यूथ के साथ जो कुछ किया है अपनी सरकारों के दौरान, अगर उसका हिसाब अगर एजेंसीज अब मांग रही हैं इनसे, तो इनको हिसाब देना चाहिए। क्यों इस चीज से हंसते फिर रहे हैं कि हम हिसाब नहीं दे सकते? हम भारतीय जनता पार्टी या सरकार डरा रही है? सरकार नहीं डरा रही, सरकार का कोई लेना देना नहीं है उन एजेंसीज के साथ। वो एजेंसीज इंडिपेंडेंट हैं और वो इनसे हिसाब मांगते हैं तो इनसे इनको हिसाब देना पड़ेगा। अगर अवाम का पैसा इन लोगों ने आगे पीछे किया है, बाहर इन्होंने प्रॉपर्टीज बनाई है, बहुत कुछ इन लोगों ने किया हुआ, उसका इनको हिसाब देना पड़ेगा, चाहे उसमें कांग्रेस के लोग हों चाहे दूसरी रीजनल पार्टीज के लोग। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। दर्शकों, प्रशासन समय पर एक्ट क्यों नहीं करता, ये बार बार सवाल उठते हैं। जब लोग ह्यू एंड क्राई करते हैं, हो हल्ला करते हैं, मांग करते हैं, उसके बाद ही प्रशासन जागता है। शुक्रवार को मड़बा एरिया में आग लग गई थी, 3 मकान जल गए थे, 6 परिवार उस पर रहते थे, लेकिन उनके पास खाने के लिए भी कोई चीज नहीं बची थी। प्रशासन ने सोशल मीडिया में यह दावा किया था कि उनको सामग्री पहुंचाई जाएगी, लेकिन आज तक सामग्री नहीं पहुंचाई थी। कल प्रोटेस्ट हुआ, एक मरतबा फिर प्रोटेस्ट वायरल हुआ और आज प्रशासन हरकत में आया। स्थानीय लोगों का यह कहना था कि वहां पर डीडीसी के चुनाव करवाने के बाद सभी लोग, जितने भी अधिकारी हैं, गायब हैं, नदारद हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो आज फिर रेड क्रॉस का सामान लेकर के चॉपर के माध्यम से वहां पर लोगों तक ये सामान पहुंचाया गया। मेरा सवाल ये उठता है कि आखिर प्रशासन खुद क्यों नहीं जागता है, अपनी जिम्मेदारी, अपने दायित्व का निर्वाह प्रशासन क्यों नहीं करता? तू बंदे अपने हुआ है क्यों? हमारे खाली 4th क्लास जो यहाँ के एम्प्लॉयज होते हैं वो हमारे यहाँ होते हैं। आपकी बातें कल भी मैंने पहुंचाई। आप सर, हम वीडियो रिकॉर्डिंग भी हो रही है अभी। आप हर एक ऑफिस में हमारे साथ चलिए, हम आपको दिखाएंगे कि कौन कौन वहाँ पे है। यहाँ पे जुम्मा के दिन तकरीबन 1 बजे तो इस मकान में आग नमदार हुई। तो ये 3-4 मकान, फ्रंट साइड भी एक मकान है, नीचे एक मकान है, ये भी इस आग की जद में आ गया। यहाँ पे लोकल्स और पुलिस और आर्मी ने थोड़ा सा आग बुझाने की कोशिश की, जिसकी वजह से कंट्रोल हो पाया, लेकिन ये हमारे बड़वा इलाके के लिए बहुत ही शर्म की बात है, खासकर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए शर्म, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए शर्म की बात है कि अभी तक इन फायर विक्टिम्स तक कोई भी पहुंचा नहीं है। इन किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन के किसी बंदे को पता नहीं है ये खा रहे हैं, पी रहे हैं, इनके पास कुछ है या नहीं है, क्या लोकल्स ने इन्होंने दिया यहाँ पे रहने के लिए कोई इंतजाम किया? कुछ भी नहीं, खाली हवाई अफवाहें हैं। शहरबीन में बताया, डीसी साहब ने बताया कि हमने जी वहाँ राशन पहुँचाई, ये पहुँचाया, वो पहुँचाया, लेकिन अभी तक जैसा इन हाउस होल्डर्स ने बताया हमें कि अभी तक यहाँ पे इनके पास कोई न पहुंचा है, न कोई किसी भी किस्म की इनको हेल्प हुई है। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी कोई इमदाद नहीं मिला हमें कोई ऑफिसर बाबा यहाँ आने की कोई जहमत की उन्होंने। सिर्फ यहाँ के एसएचओ साहब ने, उन्होंने वहाँ पर कोई रिपोर्ट वगैरह यहाँ से ले लिया, बाकी किसी को हमें अभी तक नहीं दिया। आया आपके पास? जनाब कोई भी नहीं यहाँ आया। यहाँ के जो तहसीलदार हैं, एसडीएम हैं, वो आपके पास पहुंचे अभी तक? कोई भी नहीं आया, सिर्फ एसएचओ साहब आ गया, तो और बाकी कोई नहीं। बाकी कोई नहीं आया, कोई भी मदद अभी तक इनसे नहीं हो पाई। दर्शकों, किसान आंदोलन जो चल रहा है, किसानों ने यह फैसला लिया कि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर वो ट्रैक्टर रैली निकालेंगे और भव्य ट्रैक्टर रैली निकालेंगे। रैली इसलिए निकालेंगे, वो सरकार के खिलाफ रैली निकालना चाहते हैं और कहते हैं कि ये कानून ठीक नहीं है। दूसरी ओर सुखनंदन चौधरी, जो भारतीय जनता पार्टी के फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं, किसान नेता माने जाते हैं, सुखनंदन चौधरी का कहना है
उन्होंने भी आज रैली निकाल के दिखा दिया है कि किसान इसके हक में है। जो तीनों के तीनों कानून हैं, सरकार ने सोच समझकर अपने विवेक के साथ किसानों के भले के लिए ये कानून बनाए हैं। किसानों के विरोध में भी बिल है। जो बिल पास हुए हैं अपने दिल्ली के अंदर, जो मोदी जी की गवर्नमेंट ने बिल पास किए हैं किसानों के हक में, ये उसकी फेवर में इन्होंने आज एक किसान रैली निकाली ट्रैक्टर लेके। और ये परेशान है, देख रहे हैं कि जो दिल्ली के अंदर जैसे गाजियाबाद वाला बॉर्डर हो गया, ये अपना टेहरी वाला बॉर्डर है, एक हमारा वो बॉर्डर पड़ता है जो अम्बाला से हमारी रोड जम्मू कश्मीर की जाती है, इधर से बंद किया हुआ लोगों ने। वो अपने कांग्रेस वाले, इनकी हताशा लगती है। किसानों के पास कोई मुद्दा तो है नहीं, अब वो किसानों को भड़काने लगे हैं। और मैं आपके माध्यम से सबको बताना चाहता हूँ, आपने देखा हो तो जोगिंदर यादव जी, वो कहाँ के किसान हैं। एक अमानुल्लाह जो हैं, मेरे बुजुर्ग हैं, वैसे वो तो लगते मेरे बुजुर्गों की जैसे हैं, लेकिन वो किसानों को भड़काने आ गए हैं। जो JNU के अंदर नारे लगाते थे, वो भी आज किसान बन के वहाँ पर आए हुए हैं। वो कहाँ के किसान हैं। और मोदी जी की नीतियाँ, उसके साथ किसान हैं। मैंने देखा कांग्रेस का भी मैंने टाइम देखा है, क्योंकि मैं किसान परिवार से हूँ, खुद खेती करता हूँ। तो दर्शकों, बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।